नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल बिहार में चौथे दौर का मतदान होना है और 5 नवंबर को होने वाले 5वें चरण के लिए भी प्रचार को महज 3 दिन का वक्त बचा है। इस पूरे दौर में शुरुआत से लेकर अब तक कई मुद्दे उठे हैं। जनता के मुद्दे तो उठे ही हैं जो छोटे मोटे तौर पर विकास के मुद्दे रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी मुद्दे भी उठे हैं। मसलन बाहरी बनाम बिहारी की बात हुई है, तंत्र मंत्र से लेकर गौमांस तक के मुद्दे उठे हैं। लेकिन एक मुद्दा उठा है आरक्षण का। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे आयाम को भी उठाया है। बात इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक भी पहुंची है। चुनाव आयोग ने आरक्षण के विषय से जुड़े इश्तिहार पर रोक लगाने का फैसला भी किया। क्यों महत्वपूर्ण है आरक्षण के विषय पर पीएम मोदी का बयान और वो किस हद तक चुनाव पर इस बार असर डालेगा, इस मुद्दे पर आज जनादेश में हम करेंगे चर्चा। लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं चुनावी हेडलाइंस के साथ। बिहार में चौथे चरण के लिए मतदान कल 7 जिलों की 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा कल फैसला। बिहार में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध, बूथों पर तैनात रहेंगे अर्धसैनिक बल के जवान। आरक्षण के मुद्दे पर सियासत हुई तेज। नीतीश कुमार ने कहा अल्पसंख्यकों में पिछड़ों को आरक्षण देने पर बहस को हैं वो तैयार। और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीएम को पिशाच और अमित शाह को कहा था नरभक्षी। तो हेडलाइंस के बाद आज के मुद्दे की करते हैं। आज का मुद्दा है कि आरक्षण के मुद्दे पर किस प्रकार से लगातार सियासत हो रही है। आरक्षण पर बहस बहुत पुरानी है। हालांकि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में ये बात स्पष्ट है कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर रखा है कि और कितना हद तक, यानी 50% तक ही आरक्षण मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के जिस भाषण का हवाला दिया है वो कई सवाल भी खड़े करता है। पहला ये कि जब संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात करता है तो फिर उसकी वकालत करने का आखिर औचित्य क्या है। दूसरा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देने की बात एक बार नहीं कई बार कर चुका है तो फिर नए समूहों या कहें नए वर्गों को कैसे आरक्षण देने की बात की जाती है, जिसको लेकर लगातार सियासत में उबाल भी देखने को मिलता रहा है और कहा जाए सियासी फायदे के लिए इस प्रकार के मुद्दों को हवा दी जाती रही है। तो आज जनादेश में हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा कि आखिर आरक्षण के मुद्दे पर जो लगातार सियासत हो रही है उसके मायने क्या है बिहार के विधानसभा चुनाव में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल और मनोज वर्मा जी, आप दोनों का स्वागत है। जयंतो सर, जो बात लगातार हमने देखा और इस बात की जो भूमिका भी है अपने आप में साफ तौर पर नजर आती है कि जब संविधान में स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा गया है कि साहब आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो इस प्रकार की चीजें आपको लगता है कि महज राजनीतिक फायदा लेने के लिए कही जा रही है और कुछ भी नहीं? देखिए, चुनाव के समय आप जो बोल रहे हैं वो वोट के लिए बोलते हैं, वोट लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आरक्षण जैसे सेंसिटिव जो मुद्दा है वो तो एक विज्ञान है, उसको साइंस है। तो अगर आप कुछ ऐसे कुछ बोल दिए हैं जो संभव नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट माना कर रहे हैं और हमारे देश के जो फैसला है और वो ऑल पार्टी डिसीजन है, लेकिन आप जब चुनाव के समय जनसभा में आप धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दा जो है वो बोल के आप एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो धर्म के ऊपर आधारित है। आप भाजपा को सांप्रदायिक बोल रहे हैं। मैं भाजपा के लिए कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं कि जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो क्या आप सांप्रदायिक नहीं है? सांप्रदायिक होना मतलब अगर हम एक धर्म के बारे में कोई फैसला लेते हैं, कोई हम आलोचना करते हैं, तो मैं सांप्रदायिक ऐसे नहीं है। सांप्रदायिक ना होना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हर धर्म के इशू में आपको न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक धर्म के लिए आरक्षण बोल के बाकी जो जितने धर्म हैं जी उनके बारे में आप धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो चुनाव के समय ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोले हैं वो साइंस के आधार पर बोल रहे हैं कि आरक्षण जो है वो आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और अंबेडकर
एक यार्डस्टिक दिए थे, उसके ऊपर इवैल्यूएशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने सब कुछ किए हैं और प्रधानमंत्री उसको फॉलो कर रहे हैं। और जब मोहन भागवत जी भी जब बोलते हैं ना कि एक कमिटी होना चाहिए और उसके ऊपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, मैं तो मानता हूं वो बहुत साइंटिफिक है, लेकिन चुनाव के समय वो बोलना उचित है या नहीं है, ये जो सवाल हो रहा है ना, इसका भी कारण है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स में हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए। और शायद वही एक नतीजा देखने को मिल रहा है। मनोज जी, आपको लगता है कि जब ये बयान आया मोहन भागवत की तरफ से कि साहब जिनको आरक्षण मिल रहा है वो समीक्षा की एक बात की गई, जिसको कि किस तरीके से चुनाव में हमने देखा कि लगातार इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब बात एक कदम आगे निकल आई क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा है तो उन्होंने वो कागज या कहा जाए संसद में वो दस्तावेज भी जो भाषण का है नीतीश कुमार का, उसको भी एक तरीके से साझा किया कि भाई देखिए इन्होंने संसद में इस बात का जिक्र किया है कि कहां से वो आरक्षण लाएंगे। तो क्या ये अब एक कदम आगे बात बढ़ती नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग कांग्रेस, खासतौर से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग भी किया और नीतीश कुमार और दूसरे दल करते हैं, खासतौर से रंगनाथ मिश्रा आयोग या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। देखिए, संविधान देश का बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो सीलिंग है, जो उसकी एक तय सीमा आरक्षण की, वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देश के सामने, बिहार की जनता के सामने एक स्पष्ट बात रखी कि जो लोग मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं किया या धर्म के आधार पर देने की बात कर रहे हैं, वो किसका छीन के देंगे? भाई, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से है। आप क्या उसमें से छीन के किसी को देंगे? देश ये भी तो जानना चाहता है। आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। सरकार ने कहीं नहीं कहा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। एक गलत संदेश बिहार की जनता को बिहार के चुनाव में देने की जो कोशिश हुई, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसे साफ कर दिया। जिन स्पष्ट शब्दों की जयंतो बात हो रही, क्योंकि जब ये बात मोहन भागवत जी के बयान के बाद से निकल के आई तो पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से अमित शाह ने भी इस बात को कहा, प्रधानमंत्री के तौर पे, मुखिया के तौर पे भी उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पे एक बात कही कि साहब आपने खुद संसद में इस बात को कहा है, यानी आपकी मंशा इस प्रकार की रहती है, उसका विरोध उस स्पष्टता के साथ में अभी तक नजर नहीं आया। ये कहने में कहीं दिक्कत या हिचक नजर आ रही है महागठबंधन को? नहीं, एक्चुअली तो राजनीति चुनाव की राजनीति है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार मैं कह रहा हूं एक विज्ञान है, साइंस है। देखिए, जैसे हम एक उदाहरण दे रहा हूं, रेल बजट के समय आप अनाउंस कर देते हैं रेलवे, और रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि आपका ट्रैक नहीं है और आप रेल का नाम अनाउंस कर रहे हैं। तो आपके पास अगर ट्रैक नहीं है, रेल लाइन नहीं है और आप ट्रेन का नाम अनाउंस कर दिए हैं, तो उसमें एक पॉपुलिज्म, एक राजनीति है कि हमने पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ट्रेन दे देंगे हम, चलने का ट्रैक नहीं है। तो अगर 100% में आपका 50% से ज्यादा होना असंभव है और जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, तो आप पिछड़े वर्ग के अंदर से भी अगर धर्म के आधार पर और एक कोटा के अंदर सब कोटा, सब कोटा के अंदर सब कोटा, ये अगर करेंगे तो वो तो है ही नहीं, वो तो ट्रैक जो है, रेलवे लाइन नहीं है। तो आप रेलवे का, ट्रेन का अनाउंस करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक पॉपुलिज्म है। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोले हैं, अभी तक कोई जवाब प्रतिपक्ष नहीं दे रहे हैं। जो प्रतिपक्ष कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सांप्रदायिकता का आरोप ले रहे हैं। तो मेरा सवाल है, सांप्रदायिकता क्या है? ये भी तो एक बहुत बड़ा एक चीज और, क्योंकि जब इस प्रकार की जब बात कही जाती है तो क्या ये भी एक आकलन कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात जो मतदाता है उसको कमतर आंकना कि क्या वो इस प्रकार की जो कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों की ओर से वो उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि बिहार को हम एक बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पे देखते रहे, उसने ये सब करके दिखाया। तो अपरिपक्वता के तौर पे मतदाता को आंकना, क्या ये भी कम से कम एक गलत पहल के तौर पे देख सकते हैं इसको? बहुत बहुत गलत है। देखिए, आप बिहार के जो वोटर है, उन वोटर को आप जब प्रधानमंत्री जी और सरकार के तरफ से अगर कहेंगे कि डेवलपमेंट के बातें कर रहे हैं जी, तो वो प्रतिपक्ष वो डेवलपमेंट का इशू में बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष चाहते हैं कि बीजेपी यहां धर्म के आधार पर बात करे। जी, तो सांप्रदायिकता
बीजेपी से पहले चाहते हैं जो बीजेपी के प्रतिपक्ष, क्योंकि वो सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, लालू जी का वोट बैंक है मुस्लिम यादव, नीतीश जी ने पिछड़े वर्ग का लास्ट इलेक्शन में भी एक तैयार किया था, महा पिछड़े वर्ग। तो अभी ये जो डायनामिक्स है, इसमें मुस्लिम वोट को ऊ करने के लिए, मिलने के लिए, मतलब लेने के लिए जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी के एक हिस्सा है आरक्षण का एक बैलून। हाँ। ये बैलून आप मुस्लिम जो है वो मुस्लिम में एजुकेशन देने के बाद नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो मुस्लिम में जो आईएएस ऑफिशियल्स होते हैं बिहार से, उसमें कितने मुस्लिम आरक्षण है, हाँ। कितना पॉपुलेशन में कितना मुस्लिम आ रहे हैं, तो वो सोशियो इकोनॉमिक स्टडी नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो एक कोटा के बात कर रहे हैं। वो कोटा सोशल कोई डायनामिक्स बदल नहीं रहा है। हाँ, एक स्लोगन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्लोगन एक बैलून है। हाँ। जो सोच रहे हैं कि चुनाव में मुस्लिम हमको वोट देंगे। हाँ, तो जाहिर सी बात वो एक कोशिश ही नजर आई। मनोज जी, आपको लगता है कि जो चीज हमने अभी आपने जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की कोशिश की गई कि आरक्षण देने की बात की गई, या उसके अलावा हम अगर बात करें, हमने महाराष्ट्र में भी इस प्रकार कोशिश देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आखिर जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो अपर कैप लगा, उसके इतर आप नहीं जा सकते। तो एक तरीके से ये तयशुदा चीजें, बावजूद उसके इस प्रकार की कोशिश करना, ये महज सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक कदम, इसके आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एकदम। ये मुस्लिम वोट बैंक की एक सीधी सीधी राजनीति है। जिस चीज को संविधान इजाजत जिसकी नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए सीलिंग लगा दी है, आप वो आरक्षण कहां से देंगे? ये तो बताइए देश को, या केवल मुसलमान को गुमराह करना है? और मुझे तो एक बात और कहनी है, देखिए बिहार चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, वो विकास के मुद्दे से हुई थी। हाँ। एक तरफ से विकास का मुद्दा बना कि बिहार का विकास, तो दूसरी तरफ क्या आ गया? मंडल 2, यानी आप जाति और धर्म की लड़ाई के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं बिहार के चुनाव में विकास पे वोटिंग होगी? क्यों नहीं विकास मुद्दा बनेगा? लेकिन वहां पर मुस्लिम आरक्षण की आप बात करेंगे, आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करेंगे। जिस बात को स्पष्ट कहा है संविधान पीठ ने भी, देखिए इस बात पर चर्चा नहीं की, और चर्चा की भी तो इसे माना नहीं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण हो। और इस देश की जनता भी, मुझे नहीं लगता, जितना मेरा पत्रकार तक अपना अनुभव है, कि लोग धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार करेंगे। और निश्चित रूप से इस पर चर्चा तो होगी पूरे देश में। बिल्कुल, और वो शायद हो भी रही है। जैन, तो आपको लगता है कि जो बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि साहब संसद में 25 अगस्त 2005 को नीतीश कुमार का जो भाषण था उसका जिक्र किया, उसके बाद भी हमने देखा कई बार पब्लिक फोरम पे 2007 में, 2010 में इस बात को नीतीश कुमार ने कहा कि आखिर इस प्रकार के व्यवस्था आरक्षण की होनी चाहिए अल्पसंख्यकों के लिहाज से। तो आपको लगता है कि ये जो लगातार एक बात कही जा रही है, और अब जबकि खुले तौर पे बिहार के चुनाव में ये उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर आप लाएंगे कहां से, वो एक मैकेनिज्म तो बताइए, तो खुल के उसका विरोध भी नहीं कर रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा है, ये कम से कम अपने आप में दुविधा पैदा करता है मतदाता के लिहाज से। देखिए, बहुत बड़ा दुविधा पैदा करता है, क्योंकि मतदाता के सामने जाके सच्चार कमेटी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट नीतीश कुमार दिखा नहीं रहे हैं कि सच्चार कमेटी के रिपोर्ट में मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के बारे में बिहार सरकार भी, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार का क्या रोल है स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। तो उस समय नीतीश जी भी पावर में थे। तो सच्चार कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बिहार में मुस्लिम जो समाज है डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, इवन मद्रासा भी उनको साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने के लिए सच्चार कमेटी ने भी बहुत कुछ लिखे हैं जी। वो मुस्लिम समाज के पास आप नहीं बोल रहे हैं। तो आप मुस्लिम समाज को एनलाइटेंड करना चाहते हैं, या मुस्लिम समाज को एज ए वोट बैंक चुनाव के पहले आरक्षण का जो मुद्दा है वो आपको एक सेंटिमेंट है जिसको आप मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर वोट देंगे हम आपको आरक्षण देंगे। तो आरक्षण एक स्लोगन है, जो स्लोगन से पेट मुस्लिम समाज का भी नहीं भरेगा। जी मनोज, आपको लगता है कि ये महज एक स्लोगन है? क्योंकि हम अगर कुछ और हम एक राजनीतिक बयानबाजी का जिक्र करें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा पिछला चुनाव हुआ था, तो उस वक्त हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस प्रकार की बात खुले तौर पर कही गई कि हम अगर सत्ता में आए तो इस प्रकार का आरक्षण देंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से भी हमने देखा कि उनके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस बात का जिक्र किया कि आखिर इस प्रकार की व्यवस्था हम करके देंगे। आपको लगता है कि महज चुनाव के समय ही इस प्रकार की कवायद आती है? तो कम से कम ये जो एक दुविधा वाली स्थिति है,
इससे समझ दिखाते हुए मतदाता इस सब चीजों को समझ रहा है बिहार का। बिल्कुल, देखिए बिहार का मतदाता सब समझ रहा है और बिहार का ही नहीं पूरे देश की जनता भी इस चीज को देख रही है कि जब भी चुनाव आता है मुस्लिम आरक्षण की बात या धर्म के आधार पर आरक्षण की बात धर्मश्रेष्ठता के नाम पर क्यों की जाती है। आप बीजेपी पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं लेकिन स्वयं आप धर्म के नाम पे आरक्षण की बात करते हैं, जिस बात को संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आप संविधान का खुद ही उल्लंघन करते हैं कह के चुनाव में कि हम आएंगे तो हम ये दे देंगे, पूरी कोशिश करते हैं आप देने की, और उसको कोर्ट रोकता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। आप विकास पे बात कीजिए। देखिए अगर मुसलमान आज पिछड़ा हुआ है, अगर आज मुसलमान अशिक्षित है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है जी? पिछले 60 सालों से नीतीश जी भी लंबे समय बिहार में राज कर रहे हैं, लालू जी ने 15 साल राज करा, कांग्रेस ने भी 30-40 साल राज किया, क्यों नहीं बिहार के मुसलमान का उत्थान हुआ? हाँ। और आज आप रिजर्वेशन का उसे एक सपना, झूठा सपना दिखा रहे हैं जो उसे नहीं मिल सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप देंगे तो क्या दलितों का, ओबीसी का या SC ST का छीन के मुसलमानों को देंगे? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है इस देश के सामने। मुझे लगता है वो नीतीश और लालू जी को इसका उत्तर देना पड़ेगा। हालांकि जिस उत्तर की उम्मीद तमाम मीडिया भी कर रहा है वो अभी तक नहीं आया। जन तो एक आखिरी सवाल आपसे कि विकास की बात को, विकास के मुद्दे को एक तरीके से डिरेल करके इस प्रकार की चीजों को आगे रखना, कम से कम यही एक महज कोशिश नजर आ रही, क्योंकि अगर आप विकास की बात करेंगे तो आपको बहुत से हिसाब भी देने पड़ेंगे। देखिए जब चुनाव के शुरू में हम देख रहे थे कि एंटी सेंटर एक कैंपेन, ये स्ट्रैटेजी था, क्योंकि चुनाव जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेन अगर करे तो बिहार के सरकार के जो परफॉर्मेंस है कि वहां कितना शिक्षा हुआ, कितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम है, क्यों IAS में पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ये जो सवाल है, और वहां के जो बिजली, पानी, सड़क, और नीतीश कुमार जी ने भी एक समय विकास का मुद्दा मतलब इस्तेमाल किया था, तो वहां से जो डाइवर्ट हुआ है वो सब सवाल आज भी है वोटर के मन में। तो उसको डाइवर्शन टैक्टिक्स जिसको कहता है, डाइवर्ट करने के लिए आसान तरीका था मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ करना, किए थे। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट चरण में शायद माइनॉरिटी वोट जो एरिया में भी हो रहा है वहां एक माइनॉरिटी फैक्टर है, तो नीतीश जी और लालू जी को लगता है कि अभी जब लास्ट चरण में आया तो इस समय अगर ये सब इश्यूज जो है, देखिए ये जो मुद्दा ले आ रहे हैं, ये मुद्दा के साथ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, विकास कोई सवाल ही नहीं है। तो आप सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए, देश के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो ना मुस्लिम समाज का भलाई है जी, ना उसमें चुनाव का भी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, अगर विकास ही नहीं होगा तो आरक्षण आखिर उसका फायदा उठाएगा कौन? क्योंकि अगर नौकरी नहीं होगी तो मिलेगी किसको? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारी कोशिश है कि हर एक मुद्दे को सही तरीके से जनता के सामने रखने, जिससे कि जनता जब मतदान के लिए घरों से निकले तो महज राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि जो जमीनी सच्चाई है, चाहे वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेके हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीजें हो, उसको हर एक चीजों का इल्म हो, उसके आधार पर वो फैसला लेके आने वाले समय में अपनी सरकार का चयन करे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 Nm का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। और जनादेश में अब बात करते हैं मतदाताओं की। आज वोटर चौक में आपको लिए चलते हैं दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। वोटर चौक में हम पहुंच गए हैं दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता जनार्दन से ये राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है।
बाबा क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ महंगाई की बहुत बड़ा कोई अंत नहीं महंगाई का, गरीबी बहुत बढ़ गया, इन गरीबों का कमर टूट गया महंगाई में ना। केवटी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किस मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? वोटिंग जो होगा यहाँ विकास के नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर वोटिंग होगा। बाढ़ में क्या लगता है कि किसानों के साथ समस्याएं हैं, उनकी खेती जो है उनको उचित उनकी कीमत मिल पाती है? जी नहीं, उचित कीमत आपका सरकार का तरफ से ये उचित नहीं मिल पाते हैं, मगर किसान सब जो है हैरत में रह जाते हैं बाढ़ का सुविधा में। किसान या फिर यहाँ की जो जनता है अपने परंपरागत उद्योग से कितना जुड़े हुए हैं? बस वो जुड़ते हैं, मतलब अपने घर तक ही, बाहर तक जा नहीं पाते हैं वो। अब रहा विकास की बात करते हैं, यहाँ जितने भी आते हैं सब विकास की बात करते हैं। 10 साल वो रहते हैं, 10 साल ये रहते हैं, विकास करते नहीं हैं, सिर्फ विकास के नाम पर वोट लेते हैं। जो खेती है मखाना की, मछली, पान, इन सब चीज़ों, इसका कितना अस्तित्व है? इस पर कितना काम हो रहा है? इससे क्या लोग जुड़े हुए हैं या इन चीज़ों को भूल चुके हैं? नहीं, थोड़ा बहुत आदमी जो है वो जुड़े हुए हैं, वही में तोड़ मरोड़ के अपना जो भी है अपना जीवन रोटी चला रहा है। किसान को सिंचाई का सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का सुविधा नहीं दे जा रहा है। आपको क्या लगता है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है या जातिगत आधार पर लोग अभी भी वोटिंग करते हैं? नहीं, विकास मुद्दा है। विकास के नाम पर यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के जितना भी मंत्री जीत के जाते हैं वो अपने लोग को ठेकेदारी देता है, और 20 के 3 एक के मसाला के जगह पर 6 एक 9 एक के मसाला मिला करके उसका अपना माफिया लोग लूट लेता है। भरम में सबको डाल रखे हैं जो हम विकास करेंगे। 5 साल हो गया जीते हुए, लेकिन एक बार भी नहीं आते हैं जो मेरे क्षेत्र में क्या विकास की जरूरत है, क्या नहीं है। पढ़ाई लिखाई रोजगार सब दरभंगा में या आसपास के इलाकों में कर पाते हैं या सबको बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, न पढ़ाई का। हमारे गांव में मतलब जितने बच्चे हैं उस हिसाब से मतलब क्लास नहीं है, शिक्षक नहीं है, और शिक्षक हैं मतलब उनको जनवरी से दिसंबर तक पूछिए स्पेलिंग सही से बता नहीं पाएंगे। केवटी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। यहाँ के नौजवान भी इस बात की पीड़ा बता रहे हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी और पलायन का दंश केवटी विधानसभा क्षेत्र जो है वो झेल रहा है। और बच्चे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शैक्षणिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि यहाँ के बच्चे राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता पाते। बोटर चौक से केवटी विधानसभा क्षेत्र दरभंगा से बस इतना ही। मेरे कैमरामैन अभयकांत शर्मा के साथ मुझे राजेश राज और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और आपको लिए चलते हैं दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र, जहां पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बोटर चौक में हम पहुंच गए हैं दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता जनार्दन की ये राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में जाले विधानसभा कितना बदल पाया। हमारे यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे लोग तो बेरोजगार हैं, साथ में कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। क्या जाले विधानसभा क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो उन्मुक्त होकर जीते हैं? उन्हें नौकरी मिलती है? शिक्षा व्यवस्था उनको मिल रही है? कोई कल कारखाना फैक्ट्री है ही नहीं, नौकरी कहाँ से मिलेगा यहाँ? जो बड़े बाप के बेटे वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे घर के जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं। महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बिजली और नली नाला, और गांव में जो है आपका सड़क सही से नहीं बन पाया है। सर हम लोग तो बेरोजगार हैं, वैसे कॉलेज से जुड़े हुए हैं। अनुदान वित्त रही शिक्षा नीति सरकार समाप्त किया, 8, 9, 10 3 साल अनुदान दिया, उसके बाद अभी 15 चल रहा है, अभी तक कोई अनुदान हम लोगों को नहीं मिला है। यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है? किसान की स्थिति दयनीय है। दहा चलाता है, बार बार उसमें दहा गया। कोई आदमी खेती करता है, कुछ मिलता नहीं है। यहाँ के जाले विधानसभा क्षेत्र में एक भी स्नातक का पढ़ाई नहीं होती है। हमारी लड़कियाँ यहाँ इलाका के जो लड़कियाँ हैं वो IAS करके घर में बैठ जाती है। BA करने के लिए उसको दरभंगा जाना पड़ता है। तो कोई फैक्ट्री कुटी वो बैठवाया जाए कि ऐसे उसमें 10-20 हज़ार आदमी खटे, 5 हज़ार आदमी खटे। यहाँ तक दिल्ली पंजाब खेती यहाँ जो है खेती में अब वो मजा नहीं रहा। किया बाहर नहीं, फ्लैट नहीं आया है, वर्षा बिना जैसे काम करवा गया, रौदी है क्या। सुखाड़ का भी अनुदान नहीं मिला, डीजल का पुर्जा जमा करते करते लोग थक गया, और मखान और मछली में
इतना कर रहे हैं बिजनेस, कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, कोई जैसे लोन नहीं मिल रहा है। और उत्तरी बिहार है, बाढ़ आया था दहा गया, रौदी पड़ा था सुखाड़ हो गया। ऐसे में भला वो किसान क्या करें जिन्हें सिर्फ अपने फसल पर अपने पूरे परिवार और समाज का भरण पोषण करना होता है। जाले विधानसभा क्षेत्र से वोटर चौक में बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा टीम अभयकांत शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और अब आपको दिखाते हैं आज की चुनावी हलचल चुनावी एक्सप्रेस में। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का दावा, 8 नवंबर को बनेगी भाजपा की सरकार। फिर दोहराया, बिहारी ही बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। कहा अगर बिहारी है मुख्यमंत्री तो फिर नाम क्यों नहीं बताते। कहा हार को सामने देख बौखला गई है भाजपा। लालू यादव का बीजेपी पर हमला। कहा दलितों पिछड़ों से आरक्षण छीनने की साजिश हुई नाकाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया छोटा भाई। बोले हम दोनों साथ आए तो निकल गई एनडीए की हवा। भाजपा नेता सुशील मोदी का लालू को जवाब। राजद सुप्रीमो दलितों पिछड़ों की आरक्षण व्यवस्था में सेंध लगाकर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। आरक्षण पर राज्य की जनता को कर रहे हैं गुमराह। चौथे चरण के 55 विधानसभा सीटों के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेपाल और पड़ोसी राज्य की सीमा को किया गया सील। 5वें और अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल 3 रैलियां। मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। अररिया की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को बताया समाज को तोड़ने वाली पार्टी। बोले हमने ईमानदारी से विकास किया है, आगे भी करेंगे। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने लालू पर साधा निशाना। कहा दुनिया भर की बातें छोड़ राज्य के विकास पर ध्यान लगाएं राजद सुप्रीमो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर साधा निशाना। कहा दोनों में जिन्ना का जिन आ गया है, राज्य को बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा का विश्वास, परिवर्तन की लहर दौड़ रही है मतदाताओं में। जंगल राज से छुटकारा पाना चाहती है राज्य की जनता। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की चुनाव आयोग से अपील। लालू नीतीश की भाषा पर संज्ञान ले आयोग। नीतीश कुमार पर दिया बयान। 8 नवंबर को राज्य की जनता कह देगी उन्हें बाय बाय। तो इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।